morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 10 Life in Temperate Region. इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके थे, सेकेंड पार्ट में आएंगे. यहाँ एग्रीकल्चर से पढ़ना था. द प्रेरीज आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल लैंड इन द वर्ल्ड. प्रेरीज के बारे में जिसमें हम पढ़ रहे थे टेम्परेट रीजन में. तो यहाँ पर एग्रीकल्चर को मुख्य व्यवसाय बनाया गया, कृषि को मुख्य व्यवसाय बनाया गया. प्रेरीज आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड इन द वर्ल्ड. प्रेरीज मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल लैंड है, मतलब यहाँ पर कृषि के लिए जो भूमि है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है. द फैक्टर्स फेवरिंग एग्रीकल्चर इन दिस रीजन आर एज फॉलोज. कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको यहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाते हैं? First point is the dark brown soil is rich in organic matter and very fertile. यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर की सॉइल है जो कि is rich in organic matter and very fertile. ये बहुत उपजाऊ है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें ज्यादा है. Due to low rainfall, the soil nutrients are not washed away. बहुत कम रेनफॉल होने की वजह से यहाँ की जो मिट्टी है उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहा करके नहीं ले जाए जा सकते. मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश होती है तो मिट्टी की क्वालिटी खराब होने लगती है, उसमें जितने भी क्वालिटीज होती हैं वो सब धुल करके पानी से चली जाती हैं. तो यहाँ पर कम रेनफॉल होने से उनकी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मेंटेन रहते हैं. द रोलिंग ग्राउंड प्रोवाइड्स गुड ड्रेनेज एंड द जेंटल स्लोप्स आर सुटेबल फॉर यूज ऑफ फार्म मशीनरी. यहाँ पर रोलिंग ग्राउंड्स हैं और प्रोवाइड्स गुड ड्रेनेज. रोलिंग ग्राउंड्स हैं जिससे कि जब फार्म मशीनरी वर्क करती है तो वहां पर अगर पानी जो होता है तो वो ड्रेन होने के लिए वहां का एरिया ऐसा है, रोलिंग ग्राउंड है, जिससे कि वो स्लोप से पानी बह करके चला जाता है. लाइट रेन्स ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर आर आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. द मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑल्सो प्रोवाइड्स सॉइल मॉइस्चर. यहाँ पर बहुत लाइट रेन्स होती हैं स्प्रिंग सीजन में और समर सीजन में. आर आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ये फसल को उगाने के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं. द मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑल्सो प्रोवाइड सॉइल मॉइस्चर, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी जब होती है तो जब गर्म हवाएं चलती हैं, जैसे कि हमने क्लाइमेट में पढ़ा था कि गर्म हवाएं जब चलती है तो इससे क्या होता है कि स्नो मेल्ट होने लगती है और वो सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन रखती है. Wheat is the most important crop in the prairies. यहाँ पर गेहूं जो है वो मुख्य फसल है प्रेरीज की. इन कनाडा wheat is grown in the spring season. कनाडा में wheat स्प्रिंग सीजन में उगाया जाता है. when it is neither very cold nor very warm. क्योंकि इस समय जब यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो ना तो बहुत ज्यादा ठंडी रहती है ना ज्यादा गर्म रहती है. The crop is harvested in early autumn. यहाँ की जो फसल है वो The crop is harvested in early autumn. Autumn season के स्टार्टिंग में ही यहाँ की फसल कट जाती है. In the prairies of USA, wheat is grown in the winter season. USA में गेहूं की पैदावार होती है जो कि विंटर सीजन में उगती है. Another an important crop is maize or corn. यहाँ की दूसरी मुख्य फसल कौन कौन सी है? मेज है, कॉर्न है जिसे हम भुट्टा कहते हैं, मकई कहते हैं. अदर क्रॉप्स ग्रोन आर ओट्स, बार्ले, पोटैटोज, फ्लैक्स, ऑयल सीड्स एंड फॉडर क्रॉप्स लाइक अल्फाल्फा, ल्यूसरीन. मतलब ये सारे क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं. ओट्स है, बार्ले मीन्स मक्का है, पोटैटोज है, फ्लैक्स मीन्स अलसी है, ऑयल सीड्स है जिन सीड्स से ऑयल निकलता है, जैसे सरसों के बीज से तेल निकलता है. तो इसी तरीके से बहुत सारी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं. ये सारी फसलों के नाम दिए हैं. एग्रीकल्चर इन प्रेरीज इज कॉमर्शियल इन नेचर एंड क्रॉप्स आर प्रोड्यूस मेनली फॉर सेल इन द मार्केट्स. कृषि जो है एग्रीकल्चर इन द प्रेरीज इज कॉमर्शियल इन नेचर. ये कॉमर्शियल मीन्स व्यावसायिक रूप से इसका यूज होता है. जो भी कृषि से जो भी फसल उगाई जाती है उसको मार्केट में बेचा जाता है. क्रॉप्स आर प्रोड्यूस मेनली फॉर सेल इन द मार्केट. उन्हें मार्केट में बेचने के लिए, अर्निंग के लिए यूज किया जाता है एग्रीकल्चर को. Thus the farms are large in size and most of the work on the farms is done with the help of machines.
इसलिए यहाँ के जो फार्म्स होते हैं वो बड़े बड़े साइज में होते हैं और ज्यादातर काम जो है मशीन से होता है. द कंबाइंड हार्वेस्टर इन वन सच मॉडर्न मशीन which reaps the crops, threshes the grains and packs them in sacks, all in one function. यहाँ पर कंबाइन हार्वेस्टर करके एक मशीन होती, मॉडर्न मशीन होती जो कि फसल को काटती है, उसको थ्रेशेस मींस उनमें से जो धान होता है अनाजों में से उसको निकालती है, अलग करती है और उसको पैकेट में पैक करके तब अलग करती है. वो सारी मशीन का काम होता है. द प्रेरीज प्रोड्यूस ह्यूज, देखिए यहाँ पर अल्फाल्फा जो बताया मैंने, ये यहाँ पर देखिए पिक्चर भी दिया है इसका. द प्रेरीज प्रोड्यूस ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ व्हीट, मोस्ट ऑफ विच इज एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज. यहाँ पर व्हीट जो है, गेहूं जो है, उसकी सबसे ज्यादा पैदावार होती है. यहाँ पर ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में इसको उगाया जाता है और उसको यूरोपियन और एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है, बेचा जाता है. दिस region is thus often referred to as the granary of the world. इसलिए इसे इस रीजन को ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड नाम से रिफर किया जाता है. ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज क्या है? द लेवल एंड gently sloping land of the prairies has facilitated the construction of excellent roads and railway networks. यहाँ द लेवल एंड जेंटली स्लोपिंग लैंड, क्योंकि जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर रोलिंग लैंड यानी कि स्लोप्स किसको कहते हैं? ढलान को कहते हैं. तो स्लोप्स वाली लैंड होती है, इसलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम, रोड कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छे से हुआ है. यहाँ पर रोड्स बनाई गई, रेलवे नेटवर्क्स बनाए गए हैं. द मिसिसिपी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड कैनल्स आर यूज्ड इन इनलैंड वाटरवेज. ये नदियों के नाम हैं मिसिसिपी और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनमें बांध बनाए गए हैं और उनको वाटरवेज की तरह, मतलब शिप्स से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, एक वाटरवेज बनाए गए हैं. मोस्टली फॉर कैरिंग बल्की गुड्स, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि भारी भारी सामान को, गुड्स मीन्स थिंग्स, भारी भारी सामानों को आयात निर्यात करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम वाटरवेज के थ्रू होता है, शिप्स, बोट्स के थ्रू. द मेजर टाउन्स ऑफ द प्रेरीज हैव एयर सर्विस टू. जो मेजर टाउन्स हैं प्रेरीज के, वहां पर एयर सर्विसेज भी हैं, प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का भी यूज होता है. इन द प्रेरीज मोस्ट ऑफ द टाउन्स आर ईदर इम्पोर्टेंट मार्केट सेंटर्स फॉर व्हीट एंड अदर एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स और रेलवे जंक्शंस. प्रेरीज के बहुत सारे टाउन्स में मार्केट सेंटर्स भी हैं, इंपॉर्टेंट मार्केट सेंटर्स है जहां पर व्हीट, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा कि यहाँ पे व्हीट की पैदावार, गेहूं की पैदावार ज्यादा होती है, तो उसके लिए मार्केट सेंटर्स बनाए गए हैं. एंड अदर एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स और रेलवे जंक्शंस, और यहाँ पर रेलवे जंक्शंस और दूसरे फसलों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो भी यहाँ बनाए जाते हैं उनको बेचने के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं. शिकागो इन यूएसए इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मीट पैकिंग सेंटर. शिकागो जो यूएसए में है वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट मीट पैकिंग सेंटर है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे जंक्शन एज वेल, और ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है. अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स आर, दूसरे इंपॉर्टेंट टाउन्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? मिनेपोलिस, ओमाहा, कंसस सिटी एंड डेनवर. इन द कैनेडियन प्रेरीज में कौन कौन से सिटीज हैं? विनपेग इज कॉल्ड गेटवे ऑफ टू द प्रेरीज. विनीपेग जिसको हम गेटवे ऑफ प्रेरीज कहते हैं. एडमंटन, रेजिना, कैलगरी एंड सस्काटून, ये सारे मेजर टाउन्स के नेम हैं जो कि प्रेरीज के अंडर में आते हैं. अभी हमने इनको पढ़ा था कि टेम्परेट रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, प्रेरीज और वेल्ड. तो प्रेरीज तो हमने पूरा पढ़ लिया. अब वेल्ड क्या है? द वर्ड वेल्ड मीन्स फील्ड इन डच. वेल्ड का मतलब होता है, यहां पर बताया गया, फील्ड इन डच. इट इज द नेम गिवन टू द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका. इट इज द नेम गिवन टू टेम्परेट ग्रासलैंड्स. टेम्परेट ग्रासलैंड्स को ये नाम दिया गया है साउथ अफ्रीका पर. It is the name given to temperate grasslands of South Africa. These grasslands lie between the Drakensberg mountain in the southeast and Kalahari desert in the northwest. इनका एरिया बताया जा रहा है कि ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन साउथ ईस्ट से
कालाहारी डेजर्ट नॉर्थ ईस्ट तक ये फैला हुआ है। इनकी लैंड क्या है? द बेल्ट इज लोकेटेड ऑन अ प्लेट्यू डिसेंडिंग इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। इसका लोकेशन क्या है? प्लेट्यू पर है, ऑन अ प्लेट्यू डिसेंडिंग इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। डिसेंडिंग मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, स्टेप्स में ये बना हुआ है प्लेट्यूज से। द हाइएस्ट पार्ट इज नोन एज हाई वेल्ड। इनका हाइएस्ट पार्ट जो है हाई वेल्ड कहलाता है। इट्स एलिवेशन रेंजेस बिटवीन 1200 मीटर टू 1800 मीटर। इनका जो रेंजेस है कहाँ से कितने कितने मीटर तक है? 1200 मीटर से 1800 मीटर तक है। A ridge called the Witwatersrand runs through the center of high veld. A ridge called the Witwatersrand runs through the center of high veld. यहाँ का ridge मीन्स होता है चोटी, पीक। इनका जो पीक पॉइंट है उसे विटवाटरसरैंड कहा जाता है, जो कि हाई वेल्ड तक जाता है। हाई वेल्ड जो सबसे हाई वेल्ड हमने पढ़ा हाईएस्ट पार्ट होता है, वो वहां तक जाता है। द मिडिल वेल्ड रेंजेस इन हाइट फ्रॉम 600 मीटर टू 1200 मीटर। इनका जो मिडिल रेंज है, मिडिल वेल्ड रेंज है, वो 600 मीटर से 1200 मीटर तक जाता है। एंड बिलो इट लाइज द लो वेल्ड, और इसके नीचे लो वेल्ड आता है। मतलब वेल्ड को 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हाईएस्ट, और फिर उसके बाद मिडिल है, फिर लो है, विच रेंजेस फ्रॉम 150 मीटर टू 600 मीटर। द लिम्पोपो एंड साबी, द ऑरेंज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, द वॉल आर सम ऑफ द रिवर्स दैट ड्रेन द वेल्ड रीजन। यहाँ पर ये नदियों के नाम बताए जा रहे हैं जो ब्लैक बोल्ड किया गया है। वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स आर formed where the rivers drop down the plateau edges. प्लेट्यू के एजेस यानी किनारों से जहां पर पानी गिरता है तो वो एक वाटरफॉल बनाते हैं। नदियों का पानी जब फ्लो में गिरता है ऊपर से नीचे तो वो एक वाटरफॉल को मेंटेन करते हैं, वाटरफॉल बनाते हैं। यहाँ की क्लाइमेट कैसी है? ड्यू टू हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेट्यू एंड द सराउंडिंग ओशंस, द वेल एंजॉयज अ मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है प्लेट्यू से इनका एरिया, तो यहाँ पे चारों ओर ओशंस भी हैं, समुद्र भी हैं, इसलिए यहाँ की जलवायु जो है मॉडरेट रहती है, क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म, विंटर्स आर लॉन्ग एंड कूल। यहाँ पर समर्स जो होते हैं कम टाइम के लिए होते हैं और गर्म रहते हैं, विंटर्स लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं और कूल रहते हैं। रेनफॉल यहाँ पर भी लो होती है। इट टेक्स प्लेस मोस्टली इन द समर। रेनफॉल ज्यादातर गर्मियों में होती है, वाइल द विंटर रिमेन्स ड्राई। विंटर्स में कोई रेनफॉल नहीं होती। ड्रॉट्स ऑकर फ्रिक्वेंटली इन द वेल्ड। यहाँ पर सूखा जो पड़ जाता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, ड्रॉट्स उसी को कहते हैं, तो यहाँ पर वो होने की संभावना ज्यादा रहती है। चलिए नेचुरल वेजिटेशन से कल पढ़ेंगे। मैं क्लास को एंड करती हूँ। गुड डे।